गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का लगभग अंतिम सेशन हो जाएगा। एक 102 तक हमारे सवाल हो गए थे अभी तक। 102 हमने निपटाया था लास्ट। ये रहा, ये लास्ट 102 तक हम सवाल कर चुके हैं और अब शतक से ऊपर खेल रहे हैं हम। शतक से ऊपर खेल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पे। 103 क्वेश्चन नंबर 103 आरपीएससी का हिस्सा रहा हुआ है सन 2011 वाली भर्ती, 2010-11 वाली भर्ती में। और क्वेश्चन है कि ये जो बर्नौली समीकरण है, इसमें हमें क्या प्रतिस्थापन करना पड़ेगा कि यह एक रेखिक अवकल समीकरण बन जाए। इसमें हमें क्या मानना होगा। बहुत अच्छा सवाल था, बढ़िया था। क्योंकि कई बार क्या होता है, सीधा सवाल पूछने के बजाय थोड़ा सा हल्का सा शिफ्ट कर दिया जाता है, हल्का सा बदलाव दिया जाता है, तो बहुत जबरदस्त हो जाता है। क्वेश्चन ने पूछा है, क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा आईएफ निकालो और निकालो, क्योंकि बच्चे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज होती है तो उसको रट लेते हैं, एकदम पक्का कर लेते हैं। लेकिन उसी चीज जो पूछी जानी चाहिए, उसके आसपास की चीजें पूछ ली जाए तो रटा हुआ बाहर आ जाता है। उसको मत पूछो, सीधा जो आए, क्योंकि बच्चे को पता है, पुराने पेपर देखता है तो उसको पता है कि आईएफ पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा, तो आईएफ तो वो रट के बैठा है। लेकिन आईएफ से पहले की बात पूछ लो या आईएफ से बाद की बात पूछ लो, इतने में सब खाली। क्योंकि रटे हुआ का तो वो उतना ही पढ़ा है ना, उसने रटा हुआ है इसका मतलब उसने उतना ही पढ़ा है, सिर्फ उसने उतना ही पढ़ा है, तो उससे आगे वाला या उससे पीछे वाला पूछ लो। तो ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्या बढ़िया सवाल पूछा है बंदे ने। वो नहीं पूछा, आईएफ पूछता तो सबने रटा हुआ होता, फटाफट निकाल देते। लेकिन आईएफ पूछने के बजाय क्वेश्चन ने पूछा कि भाई आप जब इसे रेखिक समीकरण बनाएंगे, रेखिक समीकरण तो बनानी पड़ेगी, आईएफ तो रेखिक समीकरण का कहता है, तो जब रेखिक समीकरण बनाएंगे, अब देख लो आप में से कई जने जो है वो गड़बड़ आंसर देने लगे। सही है, सवाल ने अपना काम कर दिया, सवाल ने अपना काम कर दिया। धन्य है सवाल बनाने वाले। बस यही है, देखो मैंने कहा था ना, यही बस यही तो सवाल था। यही बढ़िया पेपर की यही स्थिति होती है। बढ़िया पेपर साइकोलॉजी समझता है कि बच्चा क्या कर रहा है और उसे कैसे फंसाया जा सकता है ना। तो भाई मेन है, पढ़ने वालों को बाहर निकालना है आपको रटने वालों से, पढ़ने वालों को बाहर निकालना है रटने वालों से। शाबाश, अरे वाह भाई। मनीष फंस गया, जितेश फंस गया, नरपत फंस गया, बंसी लाल फंस गया। आओ और आओ योद्धाओं, इस चक्रव्यूह में कौन कौन आता है। अगर अभी आईएफ पूछा होता ना, पता है, अगर अभी आईएफ पूछा होता तो आप में से मोस्टली सब सही होते। अगर आईएफ पूछा होता तो आप में से मोस्टली सब सही होते, क्योंकि आपने आईएफ तो याद किया हुआ है, ये होगा और ऐसे करूंगा और ऐसे आईएफ आ जाएगा। लेकिन बंदा ने भी, पेपर बनाने वाला भी उससे बढ़ के था कि आईएफ नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है आईएफ तो हर कोई पढ़ के गया है। तो आईएफ से पहले पूछूंगा कि आईएफ निकालने से पहले आपने इसको रेखिक तो बनाया होगा। जब रेखिक बनाया होगा तो किसको माना होगा। बढ़िया, शाबाश। आ जाओ, अब मैं करा देता हूँ, मिला लेना। इसमें आपको y की पावर n का भाग देना है। y की पावर n का भाग देते ही यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/y की पावर n dy/dx प्लस एक y कट गया,
y की पावर n-1 हो गया, ये लो। अब उसके बाद आप क्या करते हैं, किसे मानना होगा, इसे मानना होगा, इसी को तो मानोगे, 1/yn-1 को आप मानेंगे, u मान लिया। अब मैं इसको ऊपर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा, n माइनस का हो जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन क्या करना होगा, क्वेश्चन नहीं, बस क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा है कि क्या प्रतिस्थापन करना होगा, तो y की पावर -n+1 प्रतिस्थापन करना होगा, आपको इसे मानना होगा, इसे मानने पर ये रेखिक में बदल जाएगा, इसे मानने पर ये रेखिक में बदल जाएगा। सवाल ने बहुत सिंपल बात पूछी, लेकिन वो नहीं पूछी जो नॉर्मली हम याद करके बैठे हैं, है ना। सवाल ने वो नहीं पूछा जो हम याद करके बैठे हैं, सवाल ने पूछा कि क्या मानोगे, रेखिक तो बनाओगे ना, रेखिक बनाए बिना आईएफ थोड़ी निकलेगा, आईएफ रेखिक बनाए बिना थोड़ी निकलेगा, तो फिर रेखिक कैसे बनाओगे। हाँ, अब इसको अगर पूरा करो, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ट्रिकों पे ज्यादा विश्वास मत करा करो, क्योंकि अब सवाल बनाने वाले भी बढ़िया बनाते हैं सवाल, है ना। अच्छे लोग जैसे अब ये सवाल बनाए हैं, तो अब सवाल बनाने वाले भी बहुत अच्छे हो गए हैं, और आने वाले टाइम में आपको सवालों की, जैसे ये 2010 का सवाल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय पेपर बनाने वाले थे, इसका मतलब तो 2024 चल रहा है, तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हो गए होंगे और जल्दी पकड़ पाते होंगे कि भाई ये चीज़ लोगों में हो रही है, स्टूडेंट में हो रही है, इसको कैसे ट्रैक करें। ये कट गया, इसको यहाँ बट्टे में ले आओ, इसकी जगह ये आ जाएगा। अभी इसका आईएफ भी पूछते ना तो भी ये आगे परेशान करता, 1 - n से गुणा कर दो, ये आईएफ होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया, टफ नहीं है। देखो अवकल समीकरण के बारे में जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत लंबे सवाल होंगे, बहुत लेंथी सवाल होंगे, ऐसे पेपरों में देखने को नहीं मिले। पेपर में हमें ऐसे लंबे लंबे या लेंथी लेंथी सवाल देखने को नहीं मिले। पेपर ने मोटा मोटी जो कोर पार्ट है सवालों का उसके ऊपर ही फोकस किया है। आईएफ निकाल लो, आईएफ के लिए क्या प्रतिस्थापन करेंगे, ऐसी छोटी 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 बातें जो है वो पूछी है। लेकिन वही बात है, छोटी बातें पूछिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी छोटा छोटा पढ़ सकते हो, पढ़ना तो आपको पूरा ही पड़ेगा, क्योंकि कभी ये वाला पार्ट पूछेगा, कभी वो वाला पार्ट पूछेगा, कभी अंतिम पार्ट पूछेगा, तो कुछ भी पूछ सकता है ना। तो पढ़ना तो आपको तो पूरा ही पड़ेगा, आपको तो पूरा ही पड़ेगा, तो उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। ये पूछ सकता है कि क्या माने कि आईएफ समा रेखिक बन जाए, फिर ये भी पूछ सकता है कि क्या हो कि आईएफ हो जाए, ये भी हो सकता है, ये भी पूछ ले कि हल क्या होगा। तो मतलब आपको तो पूरा सवाल ही निकालना पड़ेगा। अब इस समीकरण की, ये अवकल समीकरण है, इसकी कोटि कितनी होगी और घात कितनी होगी। तो कोटि में तो कोई डाउट नहीं है, जितनी बार मैक्सिमम अवकलन है उतनी कोटि होगी। तो 2 बार 3 बार अवकलन है तो कोटि 3 होगी, लेकिन कोटि 3 के तो ऑप्शन कई है, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया, ये 2 बच गए, क्योंकि इन दोनों में ही कोटि 3 है। अब बात है घात,
घात निकालने से पहले घात को पहले पूरा करना जरूरी है। ये 2/3 पावर है, घात 2/3 नहीं हो सकती, इसलिए d³ y/dx³ को हमने यहां रख लिया और बाकी पदों को उधर ले गए। (5dy/dx - 4) अब दोनों तरफ घन कर दो, जिससे पावर पूरी हो जाएगी दोनों तरफ घन करने पर। तो यहाँ पे 3 घात 2, कोटि 3 घात 2, कोटि 3 घात 2। अच्छा, +1 भी था क्या? ये 2014 का सवाल है। अगला सवाल, अब इनमें से निम्न में से कौन सी अवकल समीकरण 3 क्रम बोल दो या कोटि बोल दो, 3 कोटि की रेखिक अवकल समीकरण है। अब याद करो रेखिक किसे कहते हैं। यानी एक चीज गौर करने वाली बात है, पेपर वाला किसी चीज को भी नहीं छोड़ता। ठीक है, 2011 में कुछ और पूछा होगा तो 2014 में कुछ बचा हुआ पूछ लिया होगा, 2018 में कुछ और बचा हुआ पूछ लिया होगा। यानी वेरिएशन, पेपर में जो वेरिएशन है वो देख सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने ये भी पूछ लिया कि किसी को रेखिक पता है या नहीं है, किसी को रेखिक पता है या नहीं। अगर किसी को रेखिक नहीं पता है तो हो गया काम खत्म। देखा, ये कोई किताब का सवाल नहीं है। सवाल बनाने वाले ने ये चीजें भी आजकल समझनी चाहिए कि भाई आप इतनी देर से पढ़ रहे हो रेखिक अवकल समीकरण, रेखिक क्या मतलब होता है रेखिक का, ये क्वेश्चन बना दिया। बताओ इसमें से रेखिक कौन है? 3 ऑर्डर की, 3 क्रम की, 3 कोटि की रेखिक इनमें से कौन है, किसको कहते हैं रेखिक? तो यानी अब ये नहीं है कि सीधा किताब में से उठा के सवाल डालने की कोशिश कर रहा है, वेरिएशन है पेपर में। मैं आपको बताओ रेखिक कौन सी है इसमें से कौन है जो रेखिक है, और रेखिक किसे कहते हैं याद करो, है ना। तो कई बार हो सकता है ये भी पूछ लें कि इनमें से अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण कौन सी है। आप CF और PI निकाल के जाओ, वो CF PI पूछे ही ना, वो पूछे कि बताओ इनमें से अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण कौन सी है ना। तो ये तैयार रहो कि कुछ भी पूछा जा रहा है, मतलब जो भी सवाल बन सकता है वो हर चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। आप में से फिर यहाँ कंफ्यूज हो गए, आप में से फिर यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो गए। जहां भी y होगा वो 1 पावर में होगा, जहां भी y होगा वो 1 पावर में होगा। इसमें अगर आए तो y 1 पावर में, y 1 पावर में, लेकिन y 2 पावर में। इसका मतलब ये रेखिक नहीं है। कोटि तो 3 है लेकिन रेखिक नहीं है, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, गलत। इस पे आते हैं, इस पे देखें तो एक बार तृतीय कोटि है और रेखिक है, y पे 1 पावर है, y पे 1 पावर है। यहाँ y है ही नहीं, मत तो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। जहां भी y हो 1 पावर का होना चाहिए, आंसर आ गया। अच्छा, सी गलत क्यों है? सी गलत क्यों है? सी इसलिए गलत है कि बिल्कुल 3 कोटि का है, डन, 3 कोटि का है, y पे 1 पावर है, डन। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ गुणा हो रही है, और गुणा भी कोई जरूरी नहीं है कि y की पावर 2 को y की पावर 2 लिखा जाए। y की पावर 2 को आप y गुणा y भी लिख सकते हो। एक एक पावर लिखने का मतलब ये नहीं है कि, है ना, वो कहना मैं कत्ती रोटी खाशू, बोले 2 कौन खाऊं, एक एक करके 2 खा लेशू, 2 कौन खाऊं, एक एक करके 2 दे दो। तो कहानी वही है,
भाई वाई स्क्वायर ही है वो, एक एक करके दो खा लियो, बात तो भाई हो जैसी, एक एक करके दो खा लियो या सागे दो खा लियो, है तो दो ही। तो सेम यहाँ पर भी भाई कहानी है कि वो देखो वो है एक पावर, वो है एक पावर, तो एक एक करके दो, है ना। समझ रहे हो कहानी ने। आ कितनी पावर होगी, दो पावर। दो पावर होते ही फिर रेखिक क्या कहलासी, को नहीं कहला सके, क्योंकि रेखिक में एक पावर हुए। तो जी का भी आंसर सी दिया है। बे आ माने कि दो, दो पावर का मतलब दो पावर होती है, एक एक करके दो पावर बनती है, उसको दो नहीं मानते। एक एक करके दो रोटी खावा तो चाल जी, लेकिन एक सागे दो रोटी खावा बे दो है। क्लियर है, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, ये है 2016 का फर्स्ट ग्रेड का सवाल। अच्छा सवाल पूछे, फिर से रिपीट कर दूं, सवाल लंबे नहीं है। ये नहीं पूछा जा रहा कि कोई बहुत लंबे लंबे सवाल है, और यहाँ पे मैं आराम से साइड में ही कर पा रहा हूँ इन सवालों को, है ना। जितने भी अवकल समीकरण के सवाल देखे, कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो कि इतना लंबा हो। ये करो। अगर आप रेखी की परिभाषा और बनाना चाहें, एकदम विस्तारित बनाना चाहें, तो शुरू करें एक अवकल समीकरण जिसमें प्रत्येक पद में y और y के अवकलज की पावर एक होनी चाहिए। y और y के प्रत्येक अवकलज की पावर एक होनी चाहिए। ठीक है। तथा, तथा कोई भी y और y के अवकलज परस्पर गुणन में नहीं होने चाहिए। ये लो, ये डिटेल डेफिनेशन हो गई। प्रत्येक पद में y की पावर एक होनी चाहिए। नंबर दो, चाहे वो y हो चाहे y का अवकलन हो, y हो चाहे y का अवकलन हो, पावर एक होनी चाहिए हर जगह, जहां जहां पे भी y और y का अवकलज आया है। नंबर दो, y के कोई भी दो पद आपस में गुणा नहीं होने चाहिए, क्योंकि उसको भी हम दो काउंट करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स वाई पी माइनस 6y² बराबर 0, ये कोले लेक्चर में आया है। यह है आपका प्रथम कोटि एवं उच्च घात के अवकल समीकरण। प्रथम कोटि एवं उच्च घात वाली अवकल समीकरण। लेकिन इसमें भी कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं आया, इतना कोई जटिल तो नहीं आया, और ये ज्यादा ठीक लगते हैं ऐसे, जो डेप्थ में जाके पूछते हैं ना, उनसे ज्यादा ठीक लगते हैं। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भारी पड़ता है, लेकिन वो जो गहराई में जाके वो जो सवाल निकाल के लाते हैं ना, वो ज्यादा मुश्किल है, वो ज्यादा परेशान करते हैं। एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स वाई पी माइनस 6y² बराबर 0, माइनस 6y² बराबर 0। आ जाओ।
करते हैं। देखो इन सवालों में गुणनखंड करने पड़ते हैं आपको, और इस सवाल में हो भी जाएंगे। आगे पीछे की गुणा करूं तो आता है माइनस का 6x² y² p², तो बीच वाले के टुकड़े हो जाएंगे 3xyp माइनस 2xyp। द्विघात के हिसाब से टुकड़े कर लूंगा, दो दो के जोड़े बनाऊंगा, कॉमन लूंगा, अलग अलग करने पर p का मान रख दो, यहां भी रख दो, समाकलन पे ये आ गया log y बराबर 2 log x प्लस log c, यहाँ आ जाएगा log y बराबर -3 log x प्लस log c। इसको उधर ले जाओ, 2 पावर में आ जाएगा, y बटा x² बराबर c। पहले का तो ये आ गया y बटा x² बराबर c, दूसरे का आ जाएगा इधर आके ये गुणा में आ जाएगा x³ y बराबर c। एक तरफ कर लो, y माइनस सी एक्स स्क्वायर ये वाला आ गया, और x³ y माइनस सी और बराबर में 0। दोनों आंसर को मिला दिया, y माइनस सी एक्स स्क्वायर x³ y माइनस सी, ये हो गया। ठीक है ना, क्लियर है। सही है। एक चीज पे गौर करोगा कि अपनी जो तैयारी हुई है, वो इस लेवल की हुई है, चाहे आप कॉलेज लेक्चर तक जाओ। हाँ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कॉलेज लेक्चर में एक्स्ट्रा भी हैं, उनकी तो तैयारी नहीं हुई है, लेकिन जो टॉपिक सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के साथ मैच होते हैं, हमारी तैयारी कॉलेज लेक्चर तक की है। चाहे आप कॉलेज लेक्चर तक भी चले जाओ, आपको सवालों से परेशानी नहीं आएगी, जो टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में है वहां तक। तो अगर कोई टॉपिक अलग ही है जो कॉलेज में ही है, केवल फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में नहीं है, तो बात अलग है। बाकी कोई भी टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड में भी है और कॉलेज लेक्चर में भी है, तो आपको वहां ना तो यहाँ दिक्कत आनी है ना वहां दिक्कत आनी है। तो आपके तीनों एग्जाम के लिए तैयार होते, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड से, और थाने रीट के लिए भी तैयार कर दियो। अब तो थारे 10वीं वाली गणित भी इसी कर देशूं कि रीट तारी गणित तैबा भी तैयार हो जी। चाहे रीट को एग्जाम दो, गणित न थाने लेकर ओढ़ मुको नहीं आवे, है ना। गणित न लेकर थाने यहाँ कमजोरी को नहीं है कि चाहे रीट को एग्जाम दे दो, रीट आरी गणित भी इसी जोर की कर देशूं कि अब तो 10th तारी पढ़ ही रहा हो, थाने महसूस भी होगी उसे कि रीट वाली गणित है वो भी पार बुला दें आप। सेकंड ग्रेड तो बुलाई देशा, फर्स्ट ग्रेड तो बुलाई देशा, ये तो अपना चाल ही रहे, कॉलेज लेक्चर को भी निपटा देशा। तो गणित का मामला में था ना कोई शिकायत को नहीं आवे, और अब तो फील हो ही गई उसे थाने बताने जरूरत ही को नहीं, है ना। कि अब ना रीट बची अपनी, ना अपनी सेकंड ग्रेड बची, ना फर्स्ट ग्रेड बची, और ना कॉलेज लेक्चर बची। अब कॉलेज लेक्चर का थोड़ा बहुत टॉपिक है, देखो बात थोड़ी भी की अलग गंभीरता अलग है, क्योंकि वहाँ सीट्स कम होती है, नंबर्स कम होते हैं, थोड़ा सा एक अलग लेवल हो जाता है, वो एक बात अलग है। उसके लिए वो तो अपने आप ही ऑब्वियसली बात है, थोड़ा जैसे रीट है, अब रीट के हम गणित कर रहे हैं, लेकिन रीट का जीके भी है और भी चीजें हैं, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन उससे मैं मैथ्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और देख लो, टेक्निकल एजुकेशन को पेपर है। चाहो तो थे टेक्निकल एजुकेशन में भी जा सको। और टेक्निकल एजुकेशन को है। क्वेश्चन भी वाई स्क्वायर माइनस एक्स पी प्लस वाई बराबर 0। इन्हें पहचान गया कि थे। हाँ ये बस यही प्रॉब्लम है। ये देखो क्लोरेट है, ये क्लोरेट है, लेकिन क्लोरेट की दिक्कत आई हुई है कि ये पहचान में को नहीं आवे कि जिस टाइम पढ़ रहे हैं वहां बी टाइम तो ऑब्वियसली बात है पढ़ रहे हैं, क्लोरेट ही पढ़ रहे हैं, सामने है तो बाई दिख सी। लेकिन जब महीनों 2 महीना 4 महीना बीत जाओ ना, फिर वह क्लोरेट पाछी भूल जाओ। क्लोरेट है, देखो या क्लोरेट है। वाई बराबर, वाई को यहाँ रखा, इधर को भेजा, एक्स पी माइनस पी स्क्वायर। क्लोरेट है या नहीं है? और क्लोरेट है तो सॉल्यूशन क्या होगा? वाई बराबर सी एक्स माइनस सी स्क्वायर। यानी यहीं पे पी की जगह सी रख दो, वही आंसर हो गया, ये वाला आंसर हो गया। तो एक क्लोरेट है, लेकिन वही है, जब पढ़ते रहते हैं तो वो याद रहता है, वो एक बार पढ़ना छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं, अरे या तो क्लोरेट ही, हाँ तो क्लोरेट ही है। और क्लोरेट को सॉल्यूशन पी बराबर सी, पी की जगह सी रख दो, वो आंसर आ गया। है ना? तो सवाल चाहे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, बस ये है कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी तो देखते ही याद आ जाएगा। नहीं तो मैंने पहले ये करते जाओ, अगर क्लोरेट समझ में नहीं आ रही है तो फिर तो करते जाओ, उसको क्या करोगे। अगला क्वेश्चन, युगपत अवकल समीकरण। ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में आए हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो नहीं देखने को मिले युगपत वाले, लेकिन है सिलेबस में तो है, सिलेबस में तो युगपत वाले हैं ये वाले। कोई नहीं, 2 उत्तर निकालने, निकाल दो। देखो टाइम टू टाइम रिवीजन करता रहे शो तो सब कुछ टिकट हो रहे सी, रिवीजन बंद कर दे शो और आ उम्मीद कर शो कि माने याददाश्त हमारी बहुत जोर की है यार, माने हमेशा याद रहे हुए तो फिर खिंचता देर कौन लगा हुआ है। टाइम टू टाइम एक, जैसे कल परसों में एक वीडियो भी डाले होते देखियो तो, एक यूट्यूब पर एक वीडियो डाले हुआ है कि नॉर्मली क्या होता है कि 24 घंटे के भीतर भीतर एक रिवीजन डिमांड करता है, विद इन 24 आवर्स। क्योंकि आप जब भी क्लास लेते हैं, कोई भी क्लास ले, मोस्टली प्रोबेबली उस क्लास का 30 से 40% हिस्सा ही आपको समझ में आता है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन लागू, टर्म्स एंड कंडीशन लागू ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, फर्स्ट टाइम स्टूडेंट है, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि पूरी क्लास 100% की क्लास को अगर हम मेजर करें तो उसमें से आपको 30 से 40% समझ में आएगा, 60% आपको डाउट आएगा, 60% आपको डाउट आएगा। लेकिन वही आप सेकेंड टाइम स्टूडेंट है, मतलब एक बार पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आप 80 से 90% चीजों को समझ जाएंगे, सिर्फ 10-15% चीजों में किंतु परंतु रहेगा। अगर थर्ड टाइम हो तो ऑब्वियसली बात है कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, सब कुछ आपको क्लियर होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम वाले की, जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट है उनको, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनको विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के भीतर भीतर एक बार रिवीजन आपको करना होगा। इसलिए करना होगा कि आप जब क्लास ले रहे थे तो आपको डाउट आए थे, यही क्यों आया, ऐसे क्यों आया, यही क्यों लिखा। तो ये जो डाउट है अगर आप 24 घंटे के भीतर भीतर सॉल्व कर लेते हो तब तो ये खत्म हो जाएंगे। नहीं, अगर 2 दिन 3 दिन निकल गए तो आप खुद ही भूल जाओगे कि मुझे डाउट कहाँ आए थे, कौन सी चीजें थी जो मुझे डाउट थी, और वो डाउट आपके सवालों में घुल मिल जाएंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा, फिर वो गया, फिर अगली बार पढ़ोगे तब वापस याद आएंगे, अच्छा ये डाउट थे। तो दिक्कत ये ना आएगी, सोचो कि अगर मैं आप एक बार इसको बंद करके मैं आपसे पूछूं कि अपने 10 डाउट बताओ तो आप नहीं बता सकते। आप, मैं आपसे पूछूं कि 10 डाउट बताओ तो आप नहीं बता सकते। आप कहोगे पूरे काम करो, अपनी पूरी गणित कितनी बड़ी है उसमें से 10 डाउट बताओ, तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन ऐसे हजार बता देंगे। एक क्लास चल रही है, आपका समीकरण शुरू की पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में आपसे कहूंगी डाउट लिखते जाओ, तो अगर आप डाउट लिखते जाएंगे तो आप हजारों डाउट लिख पाएंगे ऐसे। लेकिन वैसे 10 नहीं बता पा रहे क्योंकि याद ही नहीं है कौन से डाउट है। तो डाउट तब आते हैं जब आप पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हैं तो डाउट आते हैं, एक बार आगे बढ़ गए वो डाउट साफ होते चले जाएंगे। इसलिए विद इन 24 आवर्स में आपको एक बार रिवीजन करना होता है। ये उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइम वाले हो चुके हैं कि वो सेकंड टाइम आ जाते हैं तो क्लियर हो जाते हैं डाउट।
80% तो हो ही जाता है, 80-90% निकल जाता है, 10-1% बचता है, वो तीसरी बार जाते हैं तो एकदम साफ हो ही जाता है सारा। लेकिन जो फर्स्ट टाइम वाला स्टूडेंट है उसके लिए ये बात लागू होती है कि 24 घंटे के भीतर भीतर आप एक बार रिविजन जरूर करें, और फिर विद इन वीक करें, एक वीक के अंदर एक बार रिविजन जरूर करें, क्योंकि हो गया क्लियर, लेकिन 7 दिन में वो सारा धूमिल 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 होता चला जाएगा। फिर 7 दिन, फिर 1 मंथ, और फिर 3 मंथ, और फिर 1 ईयर, फिर उसकी वैलिडिटी बढ़ती जाएगी। 3 मंथ के बाद फिर 1 साल में आप एक बार रिविजन कर लो, चीजें टिकी रहेगी। अब इसी पैटर्न पे चलोगे तो चीजें टिकेंगी, और इस पैटर्न पे नहीं चलोगे और यूं मानोगे कि भाई होता रहेगा, तो फिर ठीक है, टिकेंगे नहीं, चीजें अपने आप नहीं टिकेंगी। जब मुझे समझ में आ गई, एक तो ये वहम निकाल देना, इस वहम को जितनी जल्दी उतनी जल्दी निकाल देना कि मुझे समझ में आ गया, बस। ये समझ में आने वाली कोई चीज नहीं होती, दोहराते रहिए, चलती रहेंगी। मानव प्रवृत्ति ऐसी है, दोहराते रहेंगे। हम लोग हैं सदियों से पढ़ा रहे हैं, अगर 6 महीने छोड़ दें, 6 महीने छोड़ दें, विश्वास करिए सब कुछ भूल जाएं कि 6 महीने में हमने क्या किया था, क्या था, हम क्या पढ़ाते आ रहे थे। याददाश्त इतनी कमजोर होती है नॉर्मली हमारी। करते रहोगे तो टिके रहेंगे। तो आ जाओ, अनुपात फर्स्ट और सेकंड ले लो। पहला और दूसरा अनुपात लेने पर dx बटा yz dy बटा zx, x dx y dy। 2c1 को वापस c1 कह दो, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे जब इन दोनों को लोगे तो दूसरा आपका वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, एक बार एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। टाइम तो देखो लगेगा। अब ये शिकायतें ना करो यार, ये शिकायतें बिल्कुल भी ना करो। ये शिकायतें करने से आप कमजोर पड़ रहे हो, आप अपने आप को कमजोर बना रहे हो। बहुत कंटेंट है, बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारा काम पढ़ना है, ऐसे शिकायतें वाला जो नेचर हो जाता है ना, फिर आप कमजोर पड़ जाओगे। इससे ना तो किसी को और नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा। आपका नेचर चेंज हो रहा है, आपकी प्रकृति चेंज हो रही है। आपकी प्रकृति जो है वो क्रिटिसिज्म की हो रही है, निंदा की हो रही है, शिकायतों की हो रही है। और जो बंदा शिकायत करना सीख जाता है ना, फिर वो प्रोग्रेसिव कम हो पाता है। आपको शिकायत या प्रोग्रेस में से एक चुनना है। आपके पास शिकायतें हैं तो फिर प्रोग्रेस की जगह ही नहीं छोड़ी आपने तो, है ना। तो कोशिश करो, शिकायत मत करो, कम पढ़ा जाए कम पढ़ लो, इतना ही तो होगा। शिकायतों को जगह मत दो, क्योंकि शिकायतें जगह ले लेती है तो फिर आपकी पढ़ाई कम हो जाती है। क्योंकि अब आपको शिकायतें मिल गई, शिकायतें मिल गई, आप मतलब आपको एक्सक्यूजेज मिल गए, आपके पास अब कारण है। और जिसके पास कारण है फिर वो क्यों पढ़ेगा। अब वो ये कह देगा मेरे बहुत कंटेंट है, इसका मतलब एक वीडियो तो पढ़ सकते हो, वही पढ़ लो। चलो 1000 नहीं पढ़ सकते, एक तो पढ़ो। शिकायत करने वाला एक भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसके पास तो शिकायत है ना, तो वो तो 1000 में से एक भी नहीं पढ़ेगा। और जिसके पास शिकायत नहीं है एटलीस्ट एक तो पढ़ लेगा। चलो 999 तो बचेंगे, एक तो कवर हो जाएगा। वो शिकायत वाला एक भी नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसके पास तो शिकायत है, 1000 का काम चला लिया उसने, तो वो ना बने। ठीक है, अगला। हाँ, डीएसएसबी का बनाऊंगा, अभी डीएसएसबी की क्लासेस स्टार्ट करूंगा। डीएसएसबी एक बार ये वाला निकल जाए, जून जून निकल जाए, फिर जुलाई में डीएसएसबी को स्टार्ट करेंगे। फिर डीएसएसबी, पर्टिकुलर डीएसएसबी को ही पकड़ के चलेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो सितंबर में उसकी परीक्षा होने का आसार है, कि सितंबर तक उसके एग्जाम होंगे। पिछली बार भी अगर देखें तो सितंबर में ही हुए हैं, और उनको, इसका मतलब है उनको सितंबर में ही टाइम मिलता है। क्योंकि क्या होता है, सीबीएसई के एग्जाम भी चलते रहते हैं, जो सप्लीमेंट्री वाले या कंपार्टमेंट वाले इनके एग्जाम जो कहते हैं, वो एग्जाम लगभग चलते रहते हैं इनके, जुलाई से शुरू हो जाते हैं और अगस्त तक चलते रहते हैं। तो इस समय तो ये करवाते नहीं है, फिर ये लोग करवाएंगे आपके मतलब सितंबर के अंदर। तो सितंबर में एग्जाम करवाएंगे, तो अपने को 2 से ढाई महीने का टाइम उस समय मिल जाएगा। तो उस समय हम फिर इन चीजों के ऊपर काम करेंगे। P बराबर 10 px-y, ये कहाँ आया हुआ है, ये फर्स्ट ग्रेड संस्कृत विभाग में आया हुआ है, 2020। तो अगर देखो तो ये है हमारी क्लोरेट।
y बराबर सी एक्स माइनस टेन इनवर्स हाँ संस्कृत में तो आया था ये, y बराबर सी एक्स माइनस टेन इनवर्स। हाँ फिर आपका जो है ना, अभी जो दिल्ली वाला, अभी दिल्ली वाले को टाइम दें, अभी तो अपना जो कोर्स चल रहा है पहले उसको चलने देते हैं, फिर उसको उस तरीके से लेंगे। अभी अपना 4 टॉपिक अपने बचे हुए हैं। ये तो अवकल समीकरण चल ही रहा है, अभी एक बचा हुआ है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एक वेक्टर कैलकुलस, ग्रेजुएशन में बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स बचा हुआ है, वेक्टर कैलकुलस बचा हुआ है, 3D ज्योमेट्री बची हुई है, और न्यूमेरिकल ऑप्टिमाइजेशन या न्यूमेरिकल लीनियर बोल दीजिए। ये 4, वैसे देखो तो 5 हो गए, न्यूमेरिकल अलग कर लें और ऑप्टिमाइजेशन यानी लीनियर को अलग कर लें तो 2 वो हो जाते हैं, टोटल 5 बचे हुए हैं। तो कोशिश रहेगी मेरी कि इस महीने में 2 और निपटा दें, इस महीने में 2 शिकार और कर लें, और अगर थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले लें तो 3 शिकार भी कर सकते हैं। तो 3 इस बार कर लें तो फिर जुलाई में 2 बचेंगे, और जुलाई में जो करते ही अपन फिर फ्री हैं। जुलाई एंड तक अपना कोर्स डन, एक बार कंप्लीट, एक बार फिर मतलब अमिट 2.0 पूरा हो जाएगा, फिर अमिट 3.0 शुरू हो जाएगा, है ना, फिर तीसरा शुरू कर देंगे अपन लोग, है ना। हाँ हो जाएगा, लगातार मैं भी नज़र रखता हूँ कोर्स के ऊपर कितना बाकी है, अगर जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूँगा, लेकिन डेडलाइन को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। साइन पी एक्स कॉस वाई माइनस बराबर कॉस पी एक्स साइन वाई प्लस पी, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, मतलब इन लोगों को अच्छा हाँ मुझे भी नाम ठीक लगा है 3.0, अपने नाम रख सकते हैं इसके ना इस तरीके से, 1.0 2.0 3.0। अब हम जुलाई में 3.0 शुरू कर देंगे, और उस समय जब करेंगे ना तो थोड़ा सा एक बार धीमा कर लेंगे, एक बार थर्ड को जो है ना थोड़ा सा धीमा करके उस समय डीएसएसबी वाली जो है उसको हम आगे रख लेंगे, और डीएसएसबी वाले को 1-1.5 महीना एक्स्ट्रा उसको दे देंगे पहले, 3.0 तो चलता रहेगा, और डीएसएसबी वाले को दे देंगे ताकि आप डीएसएसबी वाले के लिए प्रिपेयर हो जाएं। फिर आगे संस्कृत विभाग भी आ रहा है, तो फिर संस्कृत विभाग को भी हमें ले लेना है, दोनों को टारगेट में रख लेना है फिर कि संस्कृत भी हमारा हो, दिल्ली भी हमारी हो, और जिसकी दिल्ली है उसका सब है ना। पहले इतिहास में यही माना जाता है, जिसने दिल्ली जीत ली उसने हिंदुस्तान जीत लिया, तो जिसकी दिल्ली है उसका हिंदुस्तान है। तो हम जुलाई के आसपास दिल्ली चलेंगे, तब तक एक बार इसी में लगे रहो। तो इन्हें एक तरफ कर लो, साइन पी एक्स और ये हो गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए माइनस बी का, पी एक्स माइनस वाई बराबर साइन इनवर्स पी। ये यहाँ आ जाओ, ये यहाँ आ जाओ, ये बन गया क्लोरेट, ये बन गया क्लोरेट, पी की जगह सी रखो, देखा क्लोरेट सब जगह धूम मचा रहे हैं, संस्कृत विभाग में भी आ रहा है, फर्स्ट ग्रेड में भी आया है, सेकंड ग्रेड में भी आया है, और प्रोफेसर तक जा रहा है ये, है ना, तो ये प्रोफेसर तक बना रहे हैं। हाँ एनवीएस भी आने वाली है, एनवीएस आने वाली है, एनवीएस तो टूट जी राजी राजी टूट जी, एनवीएस में तो जोर ही को नहीं आसी, एनवीएस सर केवीएस सर,
आमो तो जोर ही को नहीं आवे, ये तो यहाँ बाहर आज करा दे तो टूट जावे। एनवीएस केवीएस का पेपर का लेवल क्या आता है, उसका लेवल देखो। अगर आप एनवीएस केवीएस का पेपर का लेवल देखो तो जो हम कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम तैयारी करते हैं, उसका 30-40% उस पेपर का लेवल नहीं आता। तो उसका पेपर का लेवल इतना बड़ा होता ही नहीं है। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जो हम अभी कर रहे हैं। वहाँ तो बेचारे लेवल डालते ही नहीं है वो लोग। हाँ, भर्ती तो आएगी अब सरकारें बन गई और बन गई। अब तो जो चीज़ें बच रही है वो करेगी। मैंने सबसे पहले एक बात कही थी, है ना, भगवान सुनता भी है। मैंने ये था, मेरे दिमाग में था कि इस बार सरकार आए, लेकिन सरकार आए मुद्दों पे, है ना? तो मुद्दों पे तो सरकार नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट गठबंधन आया। गठबंधन आते ही क्या होता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि अब आप सरकार बना रहे, अब आपको सुनना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है कि अब आपको सुनना पड़ेगा। अब आप यूँ नहीं है कि आप 2 व्यक्ति रात को बैठेंगे और कुछ भी कर देंगे, सही गलत बाद में देखा जाएगा। इस टाइप से नहीं कर सकते। एटलीस्ट गठबंधन की सरकार, पता नहीं ये क्यों बना दिया कि गठबंधन एक कमज़ोर सरकार बनाता है या फलान बनाता है। ये एक्चुअल में कुछ हद तक ये सत्य है, लेकिन कुछ हद तक ये भी सही है कि ये सरकार को कंट्रोल रखता है। सरकार को कंट्रोल रखता है। अच्छा, वो सही निकली तब तो गठबंधन उसको कमज़ोर करेगा, लेकिन वो गलत निकली तो गठबंधन उसको मजबूत करता है। अगर कोई मान लीजिए तानाशाही करने लग जाए तो गठबंधन उसको कंट्रोल करता है। तो अब कम से कम सुनना तो पड़ेगा कि भाई हम जो कर रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा, सही है या गलत है। एटलीस्ट यूँ तो नहीं होगा कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सब सही है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। और कौन पूछने वाला था? जो पिछली 2 सरकारें गई है, उस सरकारों में आपसे पूछने वाला कौन था? आपने तो किसी बात पे जवाब नहीं दिया। सही था तो जवाब देना चाहिए था। किसी बात पे जवाब आया? किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया किसी ने कि भाई सही था, गलत था, हम ये कर रहे हैं, सही था। अब कम से कम एटलीस्ट जवाब तो बन रहा है। हाँ, किया है ना। हाँ, हाँ, मैंने कहा था ना, कल ही परसों पहले दिन मैंने कहा था अब चिंता मत करो, अब आप वैकेंसी के बारे में सुनेंगे, अब आप सुनेंगे। क्योंकि अब सरकार सुन रही है जनता की बातें, जनता की बातें सुन रही है। जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आपको समझाता हूँ, बैंक वाला। मेरी वाइफ़ बैंक में काम करती है, उसका एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ। बैंकिंग का कोई फिक्स आवर्स नहीं है। बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता होगा लोगों को कि बहुत गज़ब है, लेकिन जो झेल रहा है उसको पता है। बैंकिंग आवर्स की हालत ये है कि आप घर से लगभग 9 बजे निकलते हैं, लगभग 9 बजे निकलते हैं और रात को आप 8 साढ़े 8 बजे घर पे आ रहे हैं। इवन लेडीज़ भी, ये जेंट्स की बात नहीं है, लेडीज़ के। जेंट्स तो बेचारे कई बार तो 10-10 बज जाते हैं उनको बैंक में। नॉर्मली उनका कल्चर ये हो चुका है कि वो 9 बजे जा रहे हैं सुबह, सुबह 9 बजे वो निकलते हैं और वापस जब घर पे आते हैं तो साढ़े 8 के आस-पास टाइम हो जाता है, क्योंकि 6 बजे तो उनका दिन शुरू होता है। मतलब 4 बजे उनकी डीलिंग बंद होती है, 6 बजे तक वो ऑफ़िस का काम निपटाते हैं, 6 बजे तो उनका दिन शुरू होता है कि चलो अब मीटिंग होगी, अब वीडियो कॉन्फ्रेंस से मीटिंग होगी, और ये करते-करते 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। एक लेडीज़ जो सुबह 9 बजे निकली है, सोचिए उसका छोटा बच्चा हो या बेटा हो या बेटी हो या घर में बूढ़े माँ-बाप हो, उसको भी यही टाइम टेबल करना पड़ रहा है। और ये कितने दिन चल रहा है? 6 दिन। 6 दिन कंटिन्यू ये चल रहा है। सिर्फ़ एक संडे आता है, संडे को भी वो नहीं छोड़ते, संडे को भी कोई ना कोई कैंपेन आ जाता है, जिसमें एंगेज करने की कोशिश करते हैं। ये बैंकिंग में चल रहा है अभी, ये हालत बैंकिंग में चल रही है। और लगातार ये डिमांड थी कि बैंकिंग को 5 डे एंड वीक किया जाए। एलआईसी 5 डे एंड वीक है, आरबीआई 5 डे एंड वीक है, ठीक है ना? और गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज़ है वो 5 डे एंड वीक है, लेकिन सिर्फ़ बैंकिंग है वो 6 डे एंड वीक है। और फिर ठीक है, चलो 6 डे एंड वीक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलने दो। टाइमिंग तो फिक्स करो, 9 से लेकर 6 या 9 से लेकर 5 कुछ तो बनाओ। 8 घंटे का टाइम है और आप ले कितने रहे हो? 12 घंटे। 8 घंटे के टाइम में आप 12 घंटे ले रहे हो। ये चीज़, अच्छा फिर उसके ऊपर ट्रांसफ़र यहाँ से चेन्नई टिका दिया। कोई बीकानेर रहता है उसको चेन्नई डाल दिया। चाहे उसके बच्चे हों, ना हो, जो भी परेशानी है वो जाने, उसका काम जाने। ट्रांसफ़र लेटर आ गया, 2 दिन में आपको चेन्नई जॉइन करना है। ये इन लोगों ने बैंकिंग सेक्टर की हालत कर रखी है। और ये एक सेक्टर की नहीं, ऐसे हर सेक्टर में अपनी-अपनी समस्याएँ हैं। कम से कम उनकी सुने तो सही। अरे भई नौकरी कर रहा है, उसे इसलिए कर रहा है कि उसको घर भी चलाना है। तो उसका घर भी चलना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा करो थोड़ा-सा। उसका एक वर्क बैलेंस तो लो, जिसमें काम भी हो और उसका घर भी हो, दोनों बैलेंस रह सके। उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो अब एटलीस्ट सुनना शुरू करेंगे, है ना? कुछ तो सुनना शुरू करेंगे। नहीं तो इनको सुनना ही बंद हो गया था। आ जाओ, इसका आंसर मिलाओ। देखो एक आंसर तो इसका बड़ा सिंपल से आ जाएगा। एक आंसर तो इनका सिंपल सा आ जाएगा।
तीनों को जोड़ दो गुणा करके। एक तो x से ऑलरेडी गुणा है, इसको तो किसी से मत करो, इसे सिर्फ एक से गुणा करो। इसे एक से गुणा किया, इसको y से गुणा किया, इसको z से गुणा किया और जोड़ दिया। और जैसे ही जोड़ोगे देखोगे नीचे जीरो आ गया। एक से गुणा करते ही जेड स्क्वायर ये लो। अब बराबर वाले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, दो वाई जेड वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, ये आ गया जीरो। और एक बार नीचे जीरो आ गया तो फिर बराबर में चाहे कोई हो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और ये इधर जाएगा जीरो कर देगा। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बराबर जीरो। समाकलन करने पर दो को उधर भेज दो, दो C1 हो जाएगा। दो C1 को वापस से C1 या C1 डैश, वापस से C1 ही लिख लो। एक आंसर तो ये आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है भाई। ए में भी है, चलो बी में तो नहीं है, बी तो कट। और हमारे तीन ऑप्शन बच रहे हैं, ए बच रहा है, सी बच रहा है और डी बच रहा है। अच्छा सेकंड ग्रेड में आया इस बार, इस बार सेकंड ग्रेड का सवाल था। तो केवल आपका बी ऑप्शन जो है वो कट हुआ है, बाकी ए वैलिड है, सी भी सही है अभी तक और डी भी सही है। अगला निकालने के लिए चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 और 3 से। ऑप्शन नंबर 2 अनुपात नंबर 2 और 3 से। डी जेड को यहाँ ले आओ, वाई प्लस जेड को यहाँ ले जाओ। ये बन गई समघात अवकल समीकरण। समघात अवकल समीकरण, हाँ ये समघात अवकल समीकरण बन गई। वाई बटा जेड बराबर वी मान लो, या वाई बराबर वी जेड मान लो। अवकलन करने पर z के साथ डी वाई बटा जी जेड, वी z का एक हो गया, z बाहर, v का डी वी बटा डी जेड हो गया। डी वाई बाई डी जेड की जगह ये मान रख दूं। वाई प्लस वी जेड, वाई की जगह वी जेड प्लस जेड, कॉमन लेके कैंसिल कर दो। z कॉमन लेके कैंसिल हो गया, v को उधर ले गए। वन प्लस दो वी माइनस वी स्क्वायर बटा वी माइनस वन। कितना बड़ा सवाल दिया। माइनस कॉमन निकाल लो, डी जेड, जेड को इधर भेज दो। इसको यहाँ ले आओ, वी वन
वी स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1 को t मानो, 2v माइनस 2 dv बराबर dt, v माइनस 1 dv बराबर dt बटा 2, और ये यहाँ पे रखने पर 1/2 dt बटा t बराबर माइनस dz बटा z। 2 को इधर भेज दो, ये log t हो गया, 2 इधर आ गया माइनस का 2 log z प्लस समाकलन नियतांक log c2। ये t बटा z स्क्वायर हो गया बराबर c2, t का मान v स्क्वायर माइनस v प्लस 1 बटा z स्क्वायर बराबर c2। v का मान रखो, v का मान है y बटा z क्रॉस मल्टीप्लाई करके, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते शायद जल्दी सॉल्व हो जाता है ना, वहां पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा जल्दी हो जाता समघात करने के बजाय। अच्छा ये जेड स्क्वायर गुणा में आएगा भाग में आने के बजाय। v का मान रख दो, t का मान, ये t मान है v मान है, t मान है t का मान है v स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1 z स्क्वायर बराबर c2। v का मान y बटा z से कटेगा तो ये जाएगा y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर, ये माइनस का हो रहा है एक, ये एक माइनस का है। बराबर c2, y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस 2yz, और क्या, तो छोटी जगह में गलतियां भी फिर ज्यादा हो जाती है, जब जगह कम होती है तो गलतियां भी ज्यादा होती हैं। हाँ बड़ा लंबा हो गया ये तो पेपर में सवाल छोड़ना भी एक कला मानी जाती है, जैसे सवाल छोड़ना आता है वो भी एक समझदार माना जाता है। फंस गया तो टाइम खा जाएगा, टाइम नहीं खा जाएगा, मैन जगह खा जाएगा, इतनी जगह कहाँ से लाएंगे, इतनी जगह लाना भी तो संभव नहीं है ना पेपर में, इतनी जगह कौन देता है कि आप इतना स्पेस करो, और फिर थोड़ी सी जगह में करने की कोशिश करोगे तो कभी माइनस भूल जाओगे, कभी 2 भूल जाओगे, कभी 4 भूल जाओगे, फिर छोटी सी जगह होगी। अब छोटी जगह में अगर आप सवाल कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है गलतियां भी ज्यादा होंगी, जितनी जगह कम होगी, एक तो पूरा स्पेस मिल नहीं रहा, अब आप जगह ढूंढ के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, अब ढूंढ के कर रहे हैं तो कोई दुआ छूट गया, कोई तिया छूट गया, कोई माइनस छूट गया, तो वो गलतियां अपनी जगह, वो गलतियां और हो जाती हैं, तो ऐसे को छोड़ना ही ठीक है। हाँ फिर कॉन्फिडेंस डाउन होता है वो अलग, अब इसको बीच में छोड़ दो तो दुख हो जाए कि यार बीच में छोड़ दिया, पूरा करे तो तकलीफ, गलती हो गई नहीं उत्तर मिला तो वो तकलीफ, उत्तर में अपनी गलती ढूंढना, क्योंकि सवाल कोई ये तो है नहीं कोई ब्लैंक पेज पढ़े कि ब्लैंक पेज पे ऐसे ऐसे किया हुआ है, कुछ यहाँ किया हुआ है, कुछ यहाँ किया हुआ है, कुछ वहां किया हुआ है, कुछ वहां किया हुआ है, यूं यूं सबने सवाल को पूरा किया, अलग अलग जगह पे हमने जाके सवाल को पूरा किया हुआ है, तो खुद भी याद नहीं होता कि पहले कहाँ किया था, फिर कहाँ किया था, फिर कहाँ किया था, तो फिर अगली बार गलतियां ढूंढनी मुश्किल हो जाती है, गलती की कहाँ थी। ठीक है, चलो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। हाँ गोखरू की बुक में से है सवाल, गोखरू की बुक में से ही है सवाल। चलो इसी के साथ अवकल समीकरण को विराम देते हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे
कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सम्मिश्र विश्लेषण, क्योंकि सम्मिश्र संख्या हमने पढ़ी हुई है 12th में, और उसके साथ अभी सम्मिश्र विश्लेषण स्टार्ट कर लेते हैं, साथ में वेक्टर चल रहा है, और फिर वेक्टर जहाँ पे यहाँ पे वेक्टर कंप्लीट होगा सीनियर में, तो इतने में वहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके साथ शुरू कर देंगे हमारा वेक्टर एनालिसिस, सम्मिश्र सदिश विश्लेषण, वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे, सदिश कलन स्टार्ट कर देंगे, है ना। चलो मिलते हैं आप लोगों से दोबारा।